तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है, स्टेप वाइज मार्किंग। समझ लो, मैं दोबारा बोल रहा हूं क्योंकि न्यू सिलेबस के बच्चों को पता नहीं है। जितने भी न्यू सिलेबस वाले बच्चे हैं, स्टेप वाइज मार्किंग का मतलब समझो पहले क्या होता है। स्टेप वाइज मार्किंग का मतलब होता है ऊपर से स्टेप चेक होते हैं, नीचे से नहीं होते। क्वेश्चन बन गया टोटल इनकम का 8 नंबर का, अगर टोटल इनकम ऊपर से सही निकाली होगी, चाहे नीचे डिडक्शन गलत भी माइनस कर दी तो नंबर मिलेंगे। अगर सिर्फ डिडक्शन सही है, टोटल इनकम ही गलत है, नंबर 0 बटा सन्नाटा। तो स्टेप वाइज मार्किंग का भी नीचे से स्टेप नहीं चेक होते, ऊपर से चेक होते हैं। और ऐसा नहीं जो भी तुम स्टेप सही करोगे नंबर मिल जाएंगे, आंसर इज नो। ये गलतफहमी मत पाल लेना, क्योंकि फिर तो हर बच्चा क्या करेगा, एक आधा स्टेप तो कोई सही करके आएगा ही आएगा, फिर तो इंस्टीट्यूट नंबर ही बांटता फिरेगा। मेन है ऊपर से जो वो क्वेश्चन का डिमांड कर रहा है, उसने बोला टैक्स निकालो, तो टैक्स निकालने के लिए ऊपर से कैलकुलेशन सही होनी चाहिए आपकी। अब ऐसे तो कोई बच्चा खड़ा हो सकता है, सर देखो मैंने 5% रेट ऑफ टैक्स तो सही लगाया ना सर, तो इनकम मैंने गलत निकाली सर, देखो 5%। अरे 5% तो रेट फिक्स ही है, उसमें तूने क्या कर दिया सर, लिखा तो सही है ना सर, देखो मैंने लिखना भी तो बहुत बड़ी बात होती है, तो नंबर उसके नहीं है। और ये तुम्हारा आर्ग्यूमेंट भी व्यर्थ है कि नंबर उसके क्यों नहीं है, क्योंकि जो रेट ऑफ टैक्स ही फिक्स है उसमें तुमने लिखने से नंबर नहीं मिलेंगे। तुम्हारे इनकम अगर सही होगी तब जाके नंबर मिलेंगे, बात ध्यान देना। पर फिर हम क्या सोचे, अब हमारा क्या होगा। अब न्यूज़ पेपर्स वाले बच्चे कह रहे हैं अब हमारा होना क्या है, होना कुछ नहीं है। सिंपल सी बात यह है कि जो भी आपने प्रोविजन पढ़ने हैं, क्योंकि देखो अभी हमारी स्टार्टिंग है, ये हमारा हनीमून पीरियड है, और हनीमून पीरियड लोगों को क्या लगता है अच्छा। आपको तब थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट होगी जब सैलरी स्टार्ट होगा। सैलरी खत्म करूंगा, हाउस प्रॉपर्टी स्टार्ट करूंगा, बच्चा बोलेगा सैलरी में क्या था। फिर पीजीपी स्टार्ट करूंगा, बच्चा बोलेगा वो अपने वो उसमें क्या कराया था सर, अपना हाउस प्रॉपर्टी में क्या कराया था आपने। और फिर कमाल की बात तो तब आएगी जब क्वेश्चन बनेगा टोटल इनकम का मिक्सिंग सबकी होगी। उधर से टीडीएस आ रहा है, उधर से पीजीपी आ रहा है, हाउस प्रॉपर्टी आ रहा है, सैलरी आ रहा है, बच्चा कह रहा है आजा आजा आजा, क्या मैं करूंगा ही नहीं तुझे, क्योंकि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा तू, क्योंकि मेरे को तो चैप्टर वाइज आते हैं, मेरे को ये पता है रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, मेरे को नहीं पता मिक्सिंग क्या कर रहा है भाई, आजा कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या, हर क्वेश्चन में मिक्सिंग होगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं टैक्स में आपको थोड़ा सा हर चीज को रिवाइज करना और आपके दिमाग में इंटरलिंकिंग होना और इन स्टेप्स की वजह से पढ़ना बहुत जरूरी है। मुझे नहीं पता मेरी क्लास में अगर कोई पुराना बच्चा बैठा होगा या जिसने पुराना बैच अगर देखा होगा, इस बार और इस बार में जमीन आसमान का फर्क है। पुराने बैच में चेंजिंग स्टार्टिंग ही किसी और से करता था, वहां टैक्स रेट करा रहा हूं, छोटे छोटे क्वेश्चन चल रहे हैं। अब वो पैटर्न ही चेंज हो गया ना, क्योंकि अब मुझे पैटर्न लेके चलना है उस बेस पे कि आपको मेरे को फाइनल टैक्स तक लेके जाना है। और फाइनल टैक्स तक मैं लेके जा ही तभी सकता हूं जब प्रॉपर स्टेप्स आपके होंगे, आपके दिमाग में स्टेप्स होंगे कि मुझे करना क्या है। बात समझ में आ रही है ना। तो इसीलिए आपको जब भी क्वेश्चन, मैं न्यू सिलेबस खासतौर पर बात करूंगा, ओल्ड वालों का तो जो हम कर रहे हैं ये लगा लो उनका तो बहुत डेप्थ में ही हो रहा है, उनको तो क्वेश्चन अब बच्चों वाले लगेंगे। अगर उनके क्वेश्चन बनेंगे ना, उनको तो बच्चों वाली गेम लगेगी अब। क्योंकि पहले ओल्ड में क्या था, ओल्ड में मैं बेरट ये दिखाता नहीं था, ओल्ड में तो सीधा नोटिंग, चल भाई काम खत्म, क्योंकि मुझे पता है कि ओल्ड में वहीं से बन जाएगा। बट न्यू में मुझे क्यों दिखाने पड़ रहे हैं, क्योंकि न्यू में आपने लिखना है, आपको लैंग्वेज की पॉइंट्स पता होने चाहिए, तभी नंबर मिलेंगे, आपको नंबर ही नहीं मिलेंगे नहीं तो। ये बहुत चेंज आ गया अब, ठीक है। तो इसलिए न्यू वाले बच्चे थोड़ा सा बस ये ध्यान दें, जब भी वो क्वेश्चन, मेरा नहीं टैक्स का तो छोड़ दो, कोई भी पेपर आप लिख रहे हो, सबसे मेन नंबर होते हैं न्यू सिलेबस के अंदर प्रेजेंटेशन के, और ओल्ड के अंदर जो पेपर सिलेक्टिव है प्रेजेंटेशन के। आप में से किसी बच्चे ने पहले पेपर दिए हैं, मतलब एक आधी बार कुछ अपने ट्राई किया हो, 1 2 3 4 बच्चे हैं, कोई इसमें घबराने की बात नहीं है, दिए ना। आप खुद मेरे को हाँ या ना बोल देना, जब हम पेपर के अंदर बैठते हैं तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारा हाथ रुक गया, ये फील होता है, ये 100% फील होता है कि हमारे क्वेश्चन हमारे सामने है, आंसर समझ में आ रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा लिखना क्या, वो हाथ ही नहीं चल रहा। उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि हमने पिछले 6 महीने, पिछले 9 महीने कभी प्रैक्टिस ही नहीं की क्वेश्चन के लिखने की, तभी मैं तुम्हें नोट्स क्यों बनवा रहा हूं। उसका रीजन है कि तुम्हारी स्पीड जब तक फास्ट नहीं होगी, तुम पेपर 100 का कर ही नहीं पाओगे। जो बाहर आते हैं ना, आधे बच्चे बाहर क्या बोलते हैं, पेपर ही 50 का हुआ, 60 का हुआ, 100 का, मतलब 100 का तो बहुत मुश्किल है, 70 का हुआ। बट उसमें से कई 100 वाले बच्चे भी थे आप में से। उसका रीजन है उन्होंने इतनी प्रैक्टिस कर रखी थी कि 100 का होना ही था उनका। तो मेन सबसे बड़ा क्या होता है, राइटिंग प्रैक्टिस। कि आप जो लिख रहे हो आप उसमें स्पीड, जैसे मैंने कल जीएसटी की क्लास थी,
कल मैंने जीएसटी में बच्चों को ना एक क्वेश्चन दिया घर से करने को, मैंने उनको स्पेशली बोला कि तुम ये चेक करो कि तुम्हारा क्वेश्चन करने में टाइम कितना लग रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है 3 घंटे। एक बच्चे ने मेरे को बोला, कह रहा 40 मिनट में क्वेश्चन हुआ। मैं कहा भाई 40 मिनट में 5 नंबर हुए तेरे, 40 मिनट में कितने हुए, तो इसको 40 को तो 10 मिनट में लेके आना पड़ेगा। कह रहा वो कैसे लाऊंगा, मैं कहा प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस से लाएगा ना तू। अब प्रैक्टिस ही नहीं करेगा, 40 मिनट तो 5 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, 3 घंटे में तो 20 नंबर का करके आएगा, और आता तुझे पेपर सारा होगा। तू फिर बाद में आके रोएगा, यार पेपर मुझे सारा आता था छूट गया, यार मैं करूं क्या। रीजन उसका यह है कि ना आपने कभी टेस्ट दिया ना आपने लिख के देखा। तो सबसे जरूरी सिर्फ ऑडिट करना नहीं होता, आप किसी की अगर रिवीजन कर रहे हो कोशिश करो एक आधा क्वेश्चन लिख के देखने के भी, तभी आपको फिर अच्छे नंबर मिलेंगे। चाहे वो ओल्ड वाला, देखो ओल्ड वालों के ऊपर भी एप्लीकेबल होती है क्योंकि उनके पेपर भी सब्जेक्टिव हैं जो वहाँ पे हैं, और न्यू के अंदर तो सारी सब्जेक्टिव है। एमसीक्यूज़ की तो बात ही खत्म हो गई है, बात समझ में आ रही है ना। चलो अब वापिस आओ जी, अब मैं आपको 15 लाख की लिमिट की बात एक बार लिखवा देता हूँ। तो 15 की लिमिट में क्या समझ में आ गया, 15 की लिमिट में क्या नहीं आएगा, बस ये बोलो क्या नहीं आएगा। फॉरेन सोर्स की इनकम नहीं आएगी, और फॉरेन सोर्स की इनकम में क्या आता है, अराइज आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया एंड कंट्रोल आउटसाइड इंडिया एंड प्रोफेशन सेटअप आउटसाइड इंडिया, मतलब कोई भी इंडिया से कनेक्शन नहीं होना चाहिए, वो इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम बनेगी। ठीक है, तो लिखो यहां पे। अरे सर डरा क्यों रहे हो, ओ माय गॉड, जब एग्जाम फॉर्म फिल करोगे तो ओल्ड डाल देना, अगर ओल्ड सिलेबस में देने का मन कर रहा है ना लायक। इधर देखो डरा नहीं रहा, ये रियलिटी बता रहा हूं। मेरे को क्या है, मैं तुम्हारी आंखें बंद करके चलूंगा, कई लोग होते हैं एक्चुअल में क्या है, मैं तुम्हारी आंखें बंद करके तुम्हें आगे ले चलूं, चलो चलो बिल्कुल सही चल रहा है, बिल्कुल चलो, और खड्डे में गिर गए तुमने कहा सर तो कहते सारा सही चल रहा है, ये तो सर ने बताया नहीं था। वो कब पता लगेगा, पेपर अब सामने आएगा, उससे पहले ही तुम्हें बता दूं कि आगे गड्ढा आने वाला है, तुम तैयार तो हो जाओगे उसके लिए, तुम उसकी तैयारी तो करोगे ना। तुम्हें वहीं जाके छोड़ दूंगा, गिर जाओ, तुम कहोगे यार मेरे 6 महीने बेकार कर दिए, तो कम से कम पहले ही मुझे, तो ये रियलिटी है सर, हमने भी क्लियर किए हैं तो लिख के ही क्लियर किए हैं, और बिना लिखे पेपर क्लियर नहीं होते, आपको मानना पड़ेगा। और सबसे जरूरी होती है राइटिंग प्रैक्टिस, ये बात ध्यान दो। ठीक है जी, चलो आओ जी।